हेलो एवरीवन, वेव क्लासेस मसूरी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 12th क्लास के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्रकाशिकी चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका हम अगला टॉपिक देखेंगे। हम लोग ने पढ़ा था समतल दर्पण। दर्पण के बारे में पिछला बार बताया गया था पिछला वीडियो में। उसमें समतल दर्पण का लगभग चीज़ आपका डिस्कशन हो चुका है। प्रतिबिंब बनाना सिखा दिया गया, उससे उसका प्रतिबिंब जो बनता है उसका गुण हम लोग देख लिए कि क्या काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, सब कुछ हम देखे उसका। उसके बाद सीखे थे कि जो दो समतल दर्पण अगर एक दूसरे से कुछ एंगल पे जुड़ा हुआ है और इसके बीच में अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो इसका कुल प्रतिबिंब कितना बनता है, यहाँ तक हम किए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो समतल दर्पण से आगे बढ़ते हैं तो आएगा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का डिस्कशन करते हैं। गोलीय दर्पण अच्छे से देख लीजिएगा, अगर एक वीडियो आप देख लेते हैं तो गोलीय दर्पण से ज़िंदगी में कभी भी सवाल आए आपसे बन ही जाएगा, इसमें भूलने वाला कोई चीज़ नहीं होता है। सबसे पहले देखिए गोलीय दर्पण कहते किसको हैं। तो इसको बोला जाएगा कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले कांच का भाग हो। खोखला का मतलब इसके बीच में हवा है, ये गोला है कांच का बना हुआ, तो कांच का गोला है, बीच में हवा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये ठोस है कि खोखला। तो हम समझ सकते हैं कि खोखला है, फुटबॉल जैसा। तो अगर इस खोखला कांच का गोला का अगर हम कोई टुकड़ा ले लें, उसका भाग ले लें, कांच का वैसा टुकड़ा जो किसी गोलीय या किसी खोखले गोले का या खोखले गोलीय सतह का भाग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। तो देखिए गोला एक लिया गया, यहाँ पे कांच बोले कि बाउंड्री कांच का है, बीच में हवा है, तो खोखला हो गया। अब खोखला गोला का एक भाग हम कट किए, इसको अगर इस तरह से हम रंग दें, ठीक है, तो अब ये दर्पण बन गया। इस दर्पण का नाम हम बोल सकते हैं कि कौन सा दर्पण है, गोलीय। अगर बोले कि सर यहाँ से काटने का मन करे तो यहाँ से भी काट लीजिए और ऐसे रंग दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों में देखिए दो तरह का दर्पण बना। ये पीछे जिसको हम कलर कर रहे हैं इसको बोला जाता है रंगा हुआ सतह। रंगा हुआ सतह। और जो आगे वाला पार्ट है इसको बोला जाता है परावर्तक सतह, ठीक है। तो गोला में दो तरह का परावर्तक सतह बनाया जा सकता है, या तो परावर्तक सतह धंसा हो, जैसे ये देखिए जो परावर्तक सतह दिखाया जा रहा है इसमें परावर्तक सतह धंसा हुआ है। अगर इस साइड में देखें हम तो इधर तो रंगा हुआ सतह है, ये रंगा हुआ सतह है, और इस साइड को अगर बोलें तो ये परावर्तक सतह है। तो इसमें परावर्तक सतह क्या दिख रहा है कि उठा हुआ है, ठीक है। दोनों गोला का ही भाग है, इसलिए दोनों का नाम क्या होगा, गोलीय दर्पण। कोई पूछे इसका कुछ स्पेशल नाम है, तो इसका स्पेशल नाम है उत्तल दर्पण, और इसका स्पेशल नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। दर्पण में दो सतह होता है, एक कैसा रंगा हुआ, दूसरा कैसा परावर्तक। परावर्तक सतह से पहचानना है गोलीय दर्पण को। अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ तो अवतल, अगर उठा हुआ तो उत्तल। याद कैसे रखना है, जिंदगी भर कैसे याद रहेगा। तो गोलीय दर्पण जो उठा हुआ होता है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उसका नाम होता है उत्तल। उठा हुआ से उत्तल, और जो बच गया सो अवतल। तो ये गोलीय दर्पण का पार्ट है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, जिससे हम आगे इसमें हमको और भी क्वेश्चन करना है, इससे प्रतिबिंब बनाना सीखना है। उसको बनाने के लिए कुछ पॉइंट को हमको देखना पड़ेगा। देखिए हम इसको बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मतलब क्या हुआ कि इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। गोलीय दर्पण या तो ऐसा है, दोनों के बारे में हम बात करते हैं, या तो ऐसा है, इस तरह से। जो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है बीच का, इसका नाम होता है ध्रुव, ठीक है। तो इसके बीच का भी जो बिंदु होगा इसका भी नाम होगा ध्रुव। ध्रुव को डिनोट किया जाएगा पी से, पी से इस पर डिनोट करेंगे, ठीक है। अब अगर ये गोलीय दर्पण है तो किसी न किसी गोला का भाग होगा, ये भी किसी न किसी गोला का भाग होगा। इसका गोला अगर हम दिखाएं तो इसका गोला कुछ इस तरह से बनेगा, इसका गोला कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसका सेंटर, अगर सेंटर केंद्र खोजें तो केंद्र इधर होगा, और इसका केंद्र अगर खोजें इस दर्पण का तो इधर होगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, आप इसको दिमाग से इमेजिन कर सकते हैं कैसा ये गोला होगा। जैसे ये गोला था ना,
वैसा ही गोला होगा। तो गोला का केंद्र तो इधर ही होगा। तो मान लीजिए कि सेंटर है, इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर इधर होगा क्योंकि गोला ऐसे बनेगा, तो इसका सेंटर है C2। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण होगा उसका जो केंद्र होगा वही होगा जो गोला का केंद्र होगा। एकदम बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अगर ये गोला था तो गोला का जहाँ केंद्र होगा दर्पण का भी तो वही ना होगा जी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि गोला तो दिख नहीं रहा है सर, आप ये कर्व लेके चल रहे हैं, कर्व है, ये टेढ़ा है, लेकिन इसका सेंटर किसी न किसी गोला का तो भाग है। तो गोला को हम इमेजिन करेंगे कि ऐसा गोला रहा होगा। अगर गोला ऐसा रहा होगा तो सेंटर इसी साइड रहा होगा, सेंटर तो इस साइड नहीं जाएगा, ऐसा कैसे गोला बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो दर्पण का वक्रता केंद्र इसको बोल सकते हैं। वक्र जो बन रहा है तो वक्र का जो केंद्र होता है इसको बोलते हैं, ये दूरी है, यहाँ से इसको मिला देंगे तो त्रिज्या होता है। गोला है, गोला से इसको मिला दीजिए तो त्रिज्या का काम करता है ना। तो यहाँ से भी अगर इसको मिला दे केंद्र से इसको तो क्या बन जाएगा, त्रिज्या। तो हम बोल सकते हैं कि जो गोला का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र होगा, क्योंकि गोला जो गोलीय दर्पण है वो गोला का भाग है। ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे। अगला पॉइंट सुनिएगा, केंद्र इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बेसिक है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा क्योंकि बिना नाम जाने हम आगे कैसे बनेंगे। उत्तल दर्पण है, ठीक है, जानते हैं तब ना कि उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके बारे में हम सीख सकते हैं। तो उत्तल कहते किसको हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य बिंदु का नाम क्या दिया गया है, ध्रुव। जो गोला का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र होगा, इसको बोला जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, केंद्र और ध्रुव को मिलाइए सीधा सीधा लाइन से, जिस लाइन से ये मिलेगा इस लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे भी अगर इसको मिला दिया जाए तो इसको भी बोल सकते हैं मुख्य अक्ष। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ये भी क्या है, मुख्य अक्ष। तो तीन चीज़ क्लियर हुआ, ध्रुव, वक्रता केंद्र और मिलाने वाला लाइन का नाम मुख्य अक्ष होता है। अगला पॉइंट सुनिएगा, इसके ध्रुव और सेंटर, केंद्र, सेंटर का मतलब केंद्र के ठीक बीच में एक और पॉइंट होता है जिसका नाम होता है फोकस। फोकस किसको कहते हैं आपको बताया जाएगा कि फोकस क्या चीज़ है। आपको फिलहाल क्या समझना है कि केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में एक और पॉइंट होता है जिसका नाम क्या होता है, फोकस। तो यहाँ भी होना चाहिए क्योंकि दोनों गोलीय दर्पण है, तो जो चीज़ इसमें होगा वो चीज़ इसमें होगा। तो अगर यहाँ से देखिए तो ध्रुव और केंद्र के बीच में एक और पॉइंट होगा जिसका नाम होगा फोकस। ठीक है, कोई पूछे कि ध्रुव कहते किसको हैं, हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है कहता है कि कहते किसको है, सबसे पहले पता चलेगा तभी ना आगे करेंगे। सही बात है, तो कहते किसको है, सो देखिए सीधा सीधा बोलेंगे कि गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, बीच का जो पॉइंट होगा उसी का नाम होगा ध्रुव। ठीक है, केंद्र, वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ये भी हो गया खत्म। दोनों वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो लाइन मिलाता है इसका नाम होता है मुख्य अक्ष, और जो सेम चीज़ इसमें भी है। तो इतना पॉइंट को आप पहले फिर ध्यान में रख लीजिए कि गोलीय दर्पण के प्रकार का होता है, कैसा रहेगा तो कौन सा नाम देना है। अगर उठा हुआ रहे तो उत्तल, धंसा हुआ रहे तो अवतल, बीच वाला पॉइंट का नाम ध्रुव, और जो केंद्र का गोला का केंद्र होगा वही इसका भी केंद्र होगा क्योंकि उसी का पार्ट है, उसी का भाग है, इसका नाम वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से और पी को मिलाने वाला लाइन मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के बीच के बिंदु फोकस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि गोलीय दर्पण क्या है, कितना प्रकार का हो रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, फोकस का परिभाषा आगे दिया जाएगा। यहाँ पे आगे हम क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जनरल का तैयारी कर रहा है, एसएससी का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, आप जनरल एग्जाम अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें जनरल साइंस अगर सिलेबस है उसमें इससे सवाल ना आए। मैक्सिमम बार ऐसा देखा गया है, हम भी देखे हैं कि गोलीय दर्पण से सवाल आता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अच्छे से वाच करके नोट्स बना लीजिए, ज़िंदगी भर एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम दीजिए सब में आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो हमको इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए, प्रतिबिंब के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं, प्रतिबिंब से हमारा जान पहचान हो चुका है। प्रतिबिंब उसी का बनता है, किसका, तो वस्तु का। तो वस्तु किसको कहते हैं ये भी आपको बता चुके हैं।
अब वो दर्पण में, गोलीय दर्पण में 2 गो दर्पण है, एक गो दर्पण इस टाइप का है और दूसरा दर्पण कुछ इस टाइप का है। ये देखो उठा हुआ है तो इसका नाम क्या बोलना कि उत्तल है, और धंसा हुआ है तो इसका नाम क्या बोलना कि अवतल है। ठीक है, अब इसके सामने भी वस्तु रखा जा सकता है, इसके सामने भी वस्तु रखा जा सकता है। अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, अब वही प्रतिबिंब को हमको बना के दिखाना है। तो सबसे पहले कुछ याद करने वाला पॉइंट है जिससे पढ़ना थोड़ा आसान होगा। जो अवतल दर्पण है, कोई पूछे कि अवतल दर्पण से टोटल कितना प्रतिबिंब हम बनाते हैं, तो 6 बनाते हैं। डायरेक्टली याद रख सकते हैं, 6 याद रख सकते हैं कि अच्छा अवतल दर्पण से कितना प्रतिबिंब बनता है, 6। 6 का बनाने का तरीका आपको बताएंगे हम। फिलहाल के लिए याद रखो कि अवतल से कितना बनेगा 6, और उत्तल से कितना बनता है 2। तो टोटल गोलीय दर्पण से 6 + 2 8 प्रतिबिंब का नॉलेज हमको चाहिए। वो भी ऐसा नॉलेज चाहिए कि अगर चलते फिरते कोई पूछ ले कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, हम 1 मिनट या 10 सेकंड या 5 सेकंड समय लेके उसको सोच के हम बता दें कि यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो भी बिल्कुल सही। तो आपको अच्छे से अगर बताया जाएगा, सीख भी लीजिएगा तो आपको भी याद रहेगा। अवतल से कितना 6, उत्तल से कितना 2। एक चीज़ और याद रखना है, 6 में से 5 प्रतिबिंब 2 टाइप का, एक वास्तविक और काल्पनिक। तो 5 होगा वास्तविक और 1 होता है काल्पनिक, ये भी याद रह जाएगा। ये अवतल से 6 गो और 6 गो में से 5 गो वास्तविक और 1 गो काल्पनिक। अगर उत्तल का बात करें तो उत्तल से 2 गो बन रहा है और दोनों बनता है काल्पनिक। ठीक है, तो इतना भी याद रख सकते हैं आप। अब बनाने का तरीका सीखेंगे। बनाने का तरीका सीखने से पहले बनाने का इसका कुछ नियम है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाएंगे, बनाने का कुछ नियम है। एक नियम पहले भी बताए थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 किरण चाहिए, एक रूल है, समझ लीजिए। नहीं एक किरण से 1 किरण तो होता ही नहीं, कुछ जो भी होता है वो प्रकाश पुंज होता है। तो प्रकाश पुंज बनाने के लिए क्या बोला जाता है, किरणों का समूह। तो जब तक समूह नहीं आएगा जब तक वो काम नहीं हो सकता है। तो कम से कम कितना 2। आगे और भी कुछ रूल है, समतल दर्पण में जरूरत नहीं पड़ा था इसलिए उसको हम नहीं बताए। अब गोलीय दर्पण में जरूरत पड़ेगा उसका, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उसको हम पहले सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले हम सीखेंगे, ये हेडिंग हमारा है, इसी में सब हेडिंग बनाइएगा, एक छोटा सा स्टार मार के लिखिएगा कि क्या आप लिख रहे हैं। तो इसमें है प्रतिबिंब बनाने, प्रतिबिंब बनाने का नियम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनाना है उसका कुछ नियम है। पहला तो कम से कम 2 किरण, वो पहले से पता है। सेकंड से लेते हैं यहाँ पे, सेकंड या लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ही लिख देते हैं, किरण वाला आपको पता है। तो इसमें याद रखना कि अगर कोई भी गोलीय दर्पण हो, गोलीय दर्पण से देख रहे हैं ना, तो गोलीय दर्पण या तो ऐसा या तो ऐसा होगा। ठीक है, ये अवतल और ये उत्तल। ठीक है, तो इसमें पहला नियम क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट आएगा तो इसको मानना है कि उपाक्षीय है। उपाक्षीय किरण आपको बता चुके हैं पीछे वाला वीडियो स्टार्टिंग का। तो इसको मान के लेना है कि उपाक्षीय है। अगर ये उपाक्षीय किरण है तो ये इसके बहुत नज़दीक से पास कर रहा है। तो दर्पण से जो भी लाइन मुख्य अक्ष के आसपास का जो समानांतर होगा, दर्पण से जो टकराएगा वो हमेशा एक के बिंदु से जाएगा। जैसे यहाँ से भी लाएँ, ठीक है, तो एक के बिंदु से जा रहा है, यहाँ से ले जाएं, ये भी टकरा के यही बिंदु से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहला नियम क्या है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुआ है तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष बोलते थे, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे कहीं सेंटर होता था, केंद्र होता था, इसका गोला का केंद्र बनेगा। तो पोल और सेंटर आपको बता चुके। तो क्या बोल रहे हैं, नियम क्या है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आया है तो गोलीय दर्पण से, चाहे दर्पण ये वाला हो चाहे दर्पण ये वाला हो, इसका भी हम बता रहे हैं अभी, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को वो एक बिंदु से पास करता है, एक बिंदु से। इसी बिंदु का नाम होता है फोकस। ठीक है, इसी बिंदु का नाम क्या होता है, फोकस। और ये केवल मान्य है उपाक्षीय के लिए, ये उपाक्षीय किरण के लिए ही परिभाषित किया गया है फोकस को। अगर ये किरण उपाक्षीय ना लेके हम जो ऊपर से जाता है, दूर से जाता है, जिसको मार्जिनल बोलते हैं, अगर वो ले दें तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा, इसका पॉइंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फोकस नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ भी फोकस क्या है वो क्लियर हुआ। दूसरा कि कौन सा किरण है, तो उपाक्षीय किरण के लिए मान्य होता है। तो इसमें भी देख सकते हैं, देखिए यदि हम प्रकाश की किरण को समानांतर लाएँ, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो दर्पण से परावर्तन होकर पीछे तो जाएगा नहीं। अब ये यहाँ से टकरा के ऐसे जाएगा, ये टकरा के कुछ ऐसे जाएगा। अब ये है परावर्तित किरण जो कि कहीं पे मुख्य अक्ष से जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे तो बोले थे सर कि एक बिंदु से जाएगा मुख्य से, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे भी जाएगा। इसको आप पीछे की ओर ऐसे बढ़ा के देखिए, इमेजिन कीजिए, तो इमेजिन कीजिएगा तो इस तरह से आपको दिख सकता है। मान लीजिए कि यहीं पे कहीं पे कटा है,
ठीक है, यहाँ पे कटा, तो ये इसका फोकस होगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो फोकस है ये वास्तविक नहीं है, ये कल्पना किया गया है, एक्चुअली में तो नहीं है, तो इसको बोला जाएगा कि काल्पनिक फोकस है, और इसका बोला जाएगा कि वास्तविक है। तो एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छोटा सा बनता है, पूछेगा कि बताइए कि गोलीय दर्पण में किस दर्पण का फोकस जो होता है वास्तविक होता है, किसका काल्पनिक होता है। तो अवतल का क्या बोलेंगे कि वास्तविक और इसका काल्पनिक होता है। तो फोकस क्या होता है समझ में आया। ये रूल भी है पहला कि जब भी कभी भी अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आया तो टकराने के बाद हमेशा कहाँ से जाएगा, फोकस से। ये नियम मान लीजिए कि नियम बन गया, कोई भी आएगा टकरा के यहीं से जाना चाहिए, अगर इधर उधर से ले जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट में हम सेकंड में क्या सुनेंगे, यही से हम समझ सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण फोकस के दिशा में आया या फोकस से गया, फोकस से दिशा में भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे कल्पना है और यहाँ पे सही में होगा। अगर प्रकाश की किरण को हम ऐसे लाए हैं, इस दिशा में लाए हैं, तो ये टकराने के बाद प्रकाश समानांतर जाएगा। ठीक उल्टा, पहला का उल्टा, समानांतर आया तो फोकस से गया, तो अगर फोकस की दिशा में आएगा तो समानांतर जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से भी देखेंगे, इसका डायरेक्शन उल्टा करते हैं। ठीक है, देखिए अगर प्रकाश की किरण को हम नीचे से ले जाएं तो ये टकराने के बाद ये समानांतर ऐसे निकलेगा। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण को ऐसे ले जाएं तो ये टकराने के बाद प्रकाश ऐसे निकलेगा। तो दूसरा नियम में क्या याद रखना है कि यदि प्रकाश का किरण फोकस से जाए, यहाँ पे सही में जाएगा तो जाए, और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जाता हुआ प्रतीत हो, तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जो प्रकाश होता है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाता है। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, इसी में फिगर से हम समझाते जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, 2 को रिपीट कर चुके हैं, आप फिर सुन लीजिएगा। और यदि कोई प्रकाश की किरण सेंटर से वक्रता केंद्र से जाए, तो अगर सेंटर से जाएगा तो ये प्रकाश इसी पे वापस लौट आएगा। ये भी एक नियम है, वापस काहे लौट आएगा, तो इसको ऐसे समझ लीजिए। परावर्तन का नियम हम पढ़े हैं कि यदि समतल दर्पण है और इस पे प्रकाश मान लीजिए कि 90 डिग्री पे आप आपतित कराते हैं, 90 डिग्री पे आया तो टकरा के इसी पे चल जाता है। अगर ये एक नियम आपको पता है कि यहाँ पे सीधा आता है तो लौट के चल जाता है, क्योंकि आपतन कोण 0, तो परावर्तन भी कितना होना चाहिए 0, तो उसी पथ पे जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात करें कि सेंटर से वापस कैसे लौट रहा है, तो देखिए अगर ये मान लीजिए गोला है, ठीक है, आइए यहाँ पे केंद्र है, तो सेंटर से अगर इसको मिलाइएगा तो त्रिज्या जो होता है इस पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का जो एंगल बना दे उसी को तो नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल के अभिलंब, नॉर्मल या अभिलंब, अगर उस पर प्रकाश को हम आपतित कराएं तो टकराने के बाद वापस तो लौटेगा ना। तो यहाँ पे सेंटर से अगर लाइन खींचा और दर्पण को अगर टच किया, इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा 90, और 90 बनेगा तो टकरा के वापस आएगा। कहीं से भी है, जैसे सीधा गया है तो सीधा गया है तो सीधा ही वापस आएगा। देखिए सीधा गया तो सीधा वापस आएगा। अगर हम ऐसे ले जाएँ इस दिशा में, देखिएगा अगर इस दिशा में ले जाएं तो टकराने के बाद फिर से वापस आ जाएगा। तो ये था अगला पॉइंट तीसरा में। 4th नंबर में देखिएगा, 4th नंबर के लिए अलग से फिगर बनाते हैं, उसमें 3 पॉइंट हो गया ऑलरेडी, आपका फिर दिमाग काम नहीं करेगा कि कैसे कैसे बता दे रहे हैं सर। ठीक है, तो अगला फिगर फोटो हम बता देते हैं। इसमें याद रखिएगा, इसको ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पे केंद्र होता है, यहाँ पे फोकस होता है, ये सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसका पॉइंट क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मान लो कि इस तरह से आया, ध्रुव पे मुख्य अक्ष के साथ, ध्रुव बिंदु पर मुख्य अक्ष के साथ अगर कुछ कोण बना के आया, थीटा मान लेते हैं, तो सी से ई वाला लाइन जो मुख्य अक्ष का ही तो अभिलंब का काम कर रहा है। अभी अभी बताया इसमें कि सेंटर से जो पास किया वो अभिलंब, तो सेंटर से पास कर रहा मुख्य अक्ष, तो ये अभिलंब है, तो आपतित किरण अभिलंब है, यहाँ से परावर्तन होगा ही, तो परावर्तन हो गया। तो यहाँ पे परावर्तन का नियम मान्य होगा। परावर्तन सभी सतहों के लिए मान्य होता है एक बिंदु पे, तो सतह एक समान नहीं है, फिर भी इस बिंदु पे परावर्तन का नियम मान्य है। इसलिए क्या बोल सकते हैं कि जो आपतन कोण का मान है ये वाला थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष पे आपतित हुआ है, ध्रुव पे आपतित हुआ है, सॉरी, यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित हुआ है और मुख्य अक्ष के साथ अगर कुछ कोण बना रहा है, तो जितना कोण बना के आ रहा है उतना कोण बना के जाएगा। चारों पॉइंट को एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से कि क्या क्या नियम बताए सर। आवाज़ थोड़ा अगर फास्ट लगे तो उसका उपाय है, आप उसको स्पीड घटा के भी देख सकते हैं, और किसी को स्लो भी लग सकता है। 2 तरह के स्टूडेंट हैं, किसी को लगता है कि बहुत फास्ट पढ़ाते हैं सर, और किसी को लगता है कि थोड़ा और तेज़ पढ़ा सकते थे सर, बोरिंग हो रहा क्लास। तो सबका उपाय है, जिसको फास्ट लगता है, जिसको फास्ट लगता है वो स्पीड घटा ले, स्पीड का ऑप्शन वहाँ पे है यूट्यूब में, और जिसको स्लो लगता है वो फास्ट करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। ठीक है, चारों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला, दर्पण हम एक लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो टकरा के कहाँ से जाएगा, फोकस से, खत्म। दूसरा नियम उल्टा कि अगर फोकस के दिशा में आएगा तो टकरा के कहाँ जाएगा, समानांतर। तीसरा पॉइंट के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई प्रकाश का किरण सेंटर से जा रहा है
तो टकरा के इसी पे वापस आएगा। कैसे भी ले जाइए, कैसे भी ले जाइए, यहाँ से जाएगा टकरा के आएगा, यहाँ से जाएगा टकरा के आएगा। ठीक है, ये अभिलंब का काम करेगा, हर पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा। चौथा पॉइंट क्या है कि प्रकाश का किरण मुख्य से जितना कोण बना के आएगा उतने कोण बना के जाएगा। ये परावर्तन का नियम है, सिंपल। ये चारों अगर सीख गए हैं तो हम अब प्रतिबिंब बना सकते हैं। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करते हैं। अगला वीडियो में पूरा 8 प्रतिबिंब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।